सालों से कई स्टडीज में यह दावा किया जाता रहा कि मोबाइल से निकलने वाली रोशनी या तरंगे इंसान की सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। इससे अनिद्रा हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, विजन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंजाइटी के खतरे बढ़ सकते हैं और दावे हुए कि इससे कैंसर भी हो सकता है। यानी कि मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से कैंसर के खतरे की बात। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, इससे जुड़ी हुई कुछ स्टडीज भी आई। मसलन 2011 में WHO बैक्ड ही एक स्टडी थी जिसमें इस तरह के संकेत दिए गए। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि मोबाइल फोन ब्रेन कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं, लेकिन क्या यह सच है? इसी विषय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बैक्ड एक ताजा अध्ययन हुआ और इसके मुताबिक मोबाइल फोन के उपयोग और ब्रेन कैंसर के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। यानी कि अब WHO बैक्ड स्टडी बता रही है कि मोबाइल रेडिएशन और ब्रेन कैंसर का कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप इसे सेफ मान सकते हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज चर्चा होगी इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोबाइल फोन और दिमाग या सिर के कैंसर के बीच खतरनाक संबंधों पर कई धारणाएं मौजूद हैं, लेकिन WHO की ताजा रिपोर्ट बताती है कि यह धारणा एक अफवाह हो सकती है। ऑस्ट्रेलियन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी की ओर से की गई समीक्षा में 1994 से 2022 तक के 5000 से ज्यादा अध्ययनों में से सबसे सटीक 63 मामलों का अध्ययन हुआ और निष्कर्ष ये निकाला गया कि चाहे मोबाइल फोन का उपयोग 10 साल से ज्यादा हो या फिर फोन पर बात करने का कोई भी समय हो, मोबाइल के इस्तेमाल से किसी भी तरह के कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता। शोध के मुताबिक मोबाइल फोन के उपयोग में बहुत जबरदस्त वृद्धि होने के बावजूद ब्रेन ट्यूमर के मामलों की संख्या स्थिर रही। मोबाइल फोन और दूसरे वायरलेस टेक्नोलॉजी से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर लंबे समय से सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि रेडिएशन परमाणु विकिरण जैसा नहीं है। साधारण भाषा में कहें तो ये ऊर्जा का एक फ्लो यानी प्रवाह है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। जब हम मोबाइल का उपयोग सिर के पास करते हैं तो इस रेडिएशन के संपर्क में होते हैं, लेकिन ये रेडिएशन इतना कम है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि शोध में ये कहा गया है कि रेडियो तरंगों के बारे में जागरूकता अभी बनाए रखना जरूरी है। यही नहीं, WHO की ओर से एक और स्टडी में पुरुष प्रजनन क्षमता और मोबाइल रेडियो तरंगों के बीच में कोई स्पष्ट संबंध नहीं पाया गया। हालांकि महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि सिर्फ तब असर देखा गया जब रेडियो तरंगें सुरक्षा सीमा से काफी ज्यादा हैं और इसका भी संभावित असर सिर्फ बच्चे के वजन पर पड़ सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि शोध के बाद मोबाइल फोन से कैंसर के डर को खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन नई तकनीक आने के साथ लगातार नई रिसर्च करने की आवश्यकता भी बनी रहेगी। शोधकर्ताओं का मानना है कि आगे के अध्ययन दूसरे कम सामान्य प्रकार के कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा पर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार का। सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और प्रेसिडेंट हैं तारा कैंसर फाउंडेशन के। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत सग्गर जो कि सीनियर न्यूरोसर्जन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सग्गर आपका भी हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास चौधरी, HOD हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के मणिपाल हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विकास आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर अंशुमान, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएं सर, क्या अब पूरी तरह से ये जो धारणा है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है, इस धारणा को क्या पूरी तरह से अब छोड़ दें? डोभाल साहब, देखिए, बहुत लॉन्ग अवेटेड स्टडी थी। WHO के साथ स्टडी हो रही थी। 30 साल का WHO ने पहले ही टाइम फ्रेम दिया था। जब बीच बीच में छोटे छोटे, जिसको हम कहते हैं सिंगल सेंटर स्टडी, 4 सेंटर मल्टी सेंटर की स्टडी हुई थी, जिसमें देखा जा रहा था कि ब्रेन ट्यूमर या हेड एंड नेक ट्यूमर, जिसमें एक नर्व का ट्यूमर है जिसको एकॉस्टिक सोनोमा बोलते हैं, पैरोटिड एक लार की ग्रंथि होती है उसका ट्यूमर, इसका ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखा है। रुझान ऐसी दिखती थी कि शायद मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से बढ़ रहा है। तो उस समय भी कहा जाता था जब तक लॉन्ग टर्म स्टडी ना आए, इसका शोध 30 साल पूरा ना हो, तब तक नहीं हो। ये उसी स्टडी का नतीजा अभी निकला है, जिसमें देखा गया है कि 94 से लेके बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए सारे पेपर्स को मतलब जितने शोध के रिसर्च के पेपर हुए सबको जमा किया गया, उसको एनालाइज किया गया। इसमें इन्होंने पाया कि
एक्चुअल ब्रेन ट्यूमर जिसको ग्लायोमा कहते हैं उसका खतरा नहीं बढ़ा है, ये इस स्टडी में पाया गया है। लेकिन जो बीच बीच की स्टडी है उसमें देखा गया कि ग्लायोमा का खतरा नहीं बढ़ा है, लेकिन एकॉस्टिक न्यूरोमा, एक जिसको कैंसर नहीं कर सकते लेकिन ट्यूमर है, एक नस का ट्यूमर है, उसका खतरा बढ़ा हुआ था। तो इसको मिक्स रिपोर्ट आप कह सकते हैं। ये सच है कि अगर हम फिजियोलॉजी पे जाए किस तरह से रेडिएशन काम करता है, आपने बिल्कुल सही कहा। जो क्लासिकल रेडिएशन है जिसको अनुकिरण कहते हैं, उस तरह का रेडिएशन इसमें नहीं होता। इसमें लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव को बोलते हैं। ये डैमेज नहीं करता है लेकिन इरिटेट करता है ब्रेन के सेल को। इसलिए ये बहुत ही जल्दबाजी हो गई। ऑल्दो लॉन्ग टर्म स्टडी है, अभी तक हम मान सकते हैं सेफ है, लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल बेलगाम हम मान लें कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से कोई भी ट्यूमर कैंसर का खतरा नहीं है, ऐसा संभव नहीं। इसलिए नहीं है कहना क्योंकि कहा गया कि अभी और भी स्टडी की जरूरत है। ब्रेन सेल इरिटेट होता है और एक एमआरआई का फॉर्म होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें देखा गया कि उस जगह पे जहां पे मोबाइल फोन ज्यादा देर लगाते हैं, क्यूमुलेटिव मतलब जमा हुआ डोज जितना एक्सपोजर हो रहा है, उस समय वहां पे ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। मतलब कुछ चेंजेस होते हैं जो अभी मेडिकल साइंस को पूरी तरह समझ में नहीं आया है। इसलिए बेतरतीब बेलगाम नहीं होना है। स्टडी बहुत पुख्ता है, उम्दा स्टडी है, इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑल राइट सर, आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसमें बात कही। डॉक्टर विनीत आपके पास आना चाहूँगा सर, और अब आपके नज़रिए में से क्या माना जाए? अभी और स्टडीज़ की आवश्यकता है, कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, या कुछ और स्टडीज़, कुछ और अध्ययन से फिर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए? देखिए, मेडिकल साइंस का जो बेसिस है वो ये है कि हम कंटिन्यूअसली लर्न करते हैं, ठीक है? तो डेफिनेटली ये एक पहला स्टेप है हमारा इस चीज़ को समझने के लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आपको बोला कि क्या कहते हैं, एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा देखा गया कि जहाँ पे मोबाइल फ़ोन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, सबसे ज़्यादा रेडिएशन लगता है, दैट इज़ अराउंड योर टेम्पोरल लोब। वहाँ पे जो ग्लूकोज़ का कंज़म्पशन है वो बढ़ता है। ठीक है? अब क्या वो डीजेनरेशन वहाँ पे करता है कि नहीं करता है? क्या वहाँ पे वो रेडिएशन जो है मोबाइल फ़ोन का वो एब्नॉर्मल सेल्स का ग्रोथ जो है, वो स्टिमुलेट करता है कि नहीं करता? ये अभी देखा जाना ज़रूरी है। डेफ़िनेटली ये एक पहला स्टेप है इस चीज़ को समझने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है, कई बार ऐसा प्रेज़ेंट कर दिया जाता है कि जी ये स्टडी एक फाइनल स्टडी है और इसके बाद और क्या कहते हैं और अध्ययन करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दिस इज़ जस्ट अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग के व्हाट आर गोइंग टू बी द लॉन्ग आगे के लॉन्ग टर्म में क्या जो है रेडिएशन के बेसिकली साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो डेफिनिटली ये एक अच्छा स्टडी है, जैसा मैंने भी रीड किया इसके बारे में। तो इसमें आया है कि ग्लायोमा जो बेसिकली है, ग्लायोमा जो पर से प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है, उसका इंसिडेंस ज़्यादा नहीं पाया गया है। बट एज़ आई सेड कि अभी साइंस जो है वो इवॉल्व ही इस तरह से करता है, हम समझते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं और दोबारा समझते हैं। तो अभी मे बी फ्यूचर में और स्टडीज़ आएँ और क्लैरिटी आए तो हमें और ज़्यादा पता लगेगा। डेफिनिटली हम इसको लेके लैक्स नहीं हो सकते कि जी मोबाइल फ़ोन का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ रहे बच्चों में। चाहे वो कैंसर ना हो, लेकिन उसके और साइड इफेक्ट्स ज़रूर हो सकते हैं छोटे बच्चों पे या प्रोलॉन्ग्ड यूसेज के साथ। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो पोटेंशियल बिहेवियरल इश्यूज़ हैं उन पे तो पूरी दुनिया में बात चली रही है। अब ये एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन के, और बच्चे ही छोड़ दीजिए, आप सब पर इसके तो इंटरप्रिटेशन ये नहीं होना चाहिए कि साहब मोबाइल फ़ोन का हर तरह का इस्तेमाल वो पूरी तरह से सेफ़ है। ये सिर्फ ग्लायोमा के से जुड़े हुए जो बातें हैं उसको और तथ्यों को उजागर करने के लिए इसमें ज़्यादा फोकस किया गया था। बट डॉक्टर विकास चौधरी, आपका इस पे ओपिनियन क्या है सर? और किस तरह की जो एडिशनल रिसर्चेस हैं वो हमें करनी होंगी ताकि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिले रिलेशनशिप बिटवीन मोबाइल फ़ोन और कैंसर रिस्क के बीच में सर? या जैसे कि डॉक्टर अंशुमन ने कहा कि इट्स अबाउट द अकोस्टिक न्यूरोमा के लिए देयर इज़ अ पर्टिकुलर सबसेट ऑफ द डिजीज़ जिस पे हमें और अध्ययन ज़रूरी है करना। एंड पर्टिकुलरली जहाँ मोबाइल का यूज़ पर्टिकुलर जिस एरिया में ज़्यादा होता है वहाँ पे ग्लूकोज अपटेक ज़्यादा है, तो हमें सबसेट ऑफ डिजीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जो स्टडी है इस वक्त है तो इट्स वेरी गुड थिंग, बट स्टिल वी शुड नॉट मतलब उस हिसाब से यूज़ नहीं करना चाहिए कि अनलिमिटेड भाई चलो ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम सो वी कैन यूज़ इट। एंड थिंग इज़ दैट
ये जो अभी मोबाइल टावर्स का है, बिकॉज मैं जब भी मेरे पास ओपीडी में कोई पेशेंट आता है एंड ग्लायोब्लास्टोमा का केस होता है, तो डेफिनेटली मैं कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये स्टडी हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं कि ऐसा है या नहीं है। हर दूसरा पेशेंट मुझे ये क्वेश्चन भी करता है, क्या सर ये ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से हुआ या नहीं हुआ। सो नाउ वी कैन गिव ए साइंटिफिक एविडेंस कि ये मोबाइल यूज से नहीं है, बट देर इज स्टिल को रिलेशन अबाउट द मोबाइल टावर्स विच बहुत सारे पेशेंट्स जो आए हैं, जो जिनकी हिस्ट्री में बताया गया कि मोबाइल टावर उनके नियर बाई है या फिर काफ़ी टाइम उनका एक्सपोजर रहा है उसके अकॉर्डिंगली। एंड ये तो नॉट ओनली फॉर द किड्स, ये हम सब के लिए, ये एडल्ट्स के लिए हमें एटलीस्ट देखना चाहिए कि डे में कितना, हाउ मच टाइम वी यूजिंग द मोबाइल, because hearing defect is also a major concern, not only about the cancer, because cancer is there but other things are also very राइट सर। बट कुछ वक्त पहले क्योंकि इस तरह की बातें थी कि साहब ये नॉन आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के बीच का मसला है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोबाइल फ़ोन रेडिएशन जो है वो नॉन आयोनाइजिंग है और इसका जो एक्सरे और दूसरे जो आयोनाइजिंग रेडिएशन से उससे कंपेयर नहीं होना चाहिए। इसी तरह का मोबाइल टावर्स का आपने तो थोड़ा समझाएं सर कि ये नॉन आयोनाइजिंग किस तरह के रेडिएशंस हैं और क्या इनमें अभी हम हर तरह के रेडिएशंस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं या हमें फ़र्क ध्यान रखना होगा? नहीं, डेफिनेटली फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी वाली बिल्कुल दे आर नॉट फॉर हेल्थ कंसर्न, ओनली द हाई फ्रिक्वेंसी विच जैसे एक्सरे होता है, एंड एक्सरे के ऊपर जो हम यूज़ करते हैं फोटोन्स इन हमारे रेडिएशन ट्रीटमेंट में, वो वेरी हाई होता है। अगर उनका एक बार भी एक्सपोजर होता है तो देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ कैंसर फॉर्मेशन इन लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ। सो ये सारे तो अध्ययन अभी चलते रहेंगे एंड मोर हमें सोसाइटी को एंड कम्युनिटी को एजुकेट करना है रिगार्डिंग दिस, बिकॉज मैंने जब आजकल मैं देखता हूँ कि सम प्रोटेक्टर रेडियो प्रोटेक्टर्स टाइप्स पॉकेट्स आर coming in the market for the commercial use, but they are not as such, I should not recommend all that things. ऑल राइट सर। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स मैं पढ़ पा रहा हूँ इसमें ये हवाला दिया गया है कि साहब हमने एक तो जो टीवी हैं उनका भी, जो उन पे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसका भी असेसमेंट किया है, हमने मोबाइल फ़ोन्स पे भी किया है, बेबी मॉनिटर्स पे किया है, रडार्स पे भी किया है और साथ ही साथ बेस स्टेशंस, ट्रांसमीटर्स और जितने भी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स वाली जगह उनका भी किया है। तो जो आप बता रहे हैं कि अभी पूरी तरह से इसको नकारा नहीं जा सकता है और इनके ये जो कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर हमने स्टडी कर ली है, तो हम कौन कौन से ऐसे क्षेत्र या परिस्थितियाँ हैं जिनको सेफ माने और किन पर अभी हमें काम करने की आवश्यकता, थोड़ा और क्लैरिटी लेंगे क्योंकि ये ऐसा विषय है कि इस पे बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं तो फिर कई तरह की धारणाएं बन जाती हैं, इसलिए दूध का दूध पानी का पानी करना ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, तीनों मेहमानों से हमारी ये चर्चा थोड़ा और जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ब्रेन पर असर नहीं, फ़ोन से कैंसर नहीं, क्या इस निष्कर्ष पर अभी पहुंचना ठीक होगा? क्योंकि WHO से बैक्ड एक ताज़ा स्टडी ये बताती है कि एक बड़े अध्ययन के बाद इस तरह के संकेत नहीं मिले हैं कि ब्रेन का कैंसर और गर्दन और सिर के कैंसर का कोई बहुत बड़ा संबंध देखने को उनको नहीं मिला है आंकड़ों के अध्ययन करके। तो किस निष्कर्ष पर पहुंचे, इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर अंशुमान सर। आपके पास ही आना चाहूँगा सर, थोड़ा सा और बताएं सर कि ये स्टडी कौन कौन से दायरे बताती है? सिर्फ हम मोबाइल फ़ोन रेडिएशन पे ही रहें? जैसा मैंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में मैं पढ़ रहा हूँ कि इन्होंने बेबी मॉनिटर्स, टीवी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आती है वहाँ से और दूसरे जो ऑक्यूपेशनल जो एक्सपोजर्स हैं इन सबको दायरे में लिया है, तो कहाँ तक हम सेफ माने और कहाँ अभी स्टडीज बाकी रहेंगी सर? दीपक साहब देखिए, दो ऐसी ब्रांच है मेडिकल एंड जुडिशरी जो कॉम्प्लिकेटेड है, आम जनता को समझना मुश्किल हो जाता है। इसको साधारण में समझाता हूं। ये पेंडुलम थियरी बोलते हैं कि अभी हमने एक स्टडी WHO की कोट कर दी
कि मोबाइल फोन से कैंसर का रिस्क नहीं देखा गया। अब लोग समझेंगे बिल्कुल सेफ है, एक साइड पेंडुलम के चले जाएंगे। कल को स्टडी आएगी कि रिस्क है, दूसरे साइड चले जाएगी, मोबाइल फोन बिल्कुल दूर रखो। कहानी क्या है आप समझिए। अगर इस मोबाइल फोन के लो फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से अगर समस्या नहीं है, तो फिर डिजिटल डिमेंशिया, हाल फिलहाल में अपनी इतनी चर्चा सुनी होगी, 2012 में टर्म कॉइन किया गया, जिसमें भूलने की प्रॉब्लम, एकाग्रता की कमी, ये सारी हुई, ब्रेन वेव्स को डिस्टर्ब किया। एकॉस्टिक न्यूरोमा, जो मैंने ट्यूमर बोला नर्व का, उसका इंसिडेंस बढ़ता है, ये इस स्टडी का पार्ट नहीं है, इसको इग्नोर कर दिया गया प्रीवियस स्टडी से। एकॉस्टिक न्यूरोमा को हटा के सिर्फ ग्लायोमा की स्टडी इन्होंने रिलीज की है। मेडिकल की स्टडी को हर समय एज ए डेविल एडवोकेट मैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेता हूं। समटाइम्स स्टडी का बायस होता है, जिसमें कई कंपनी इंक्लूडिंग जिसका बिजनेस इन्वॉल्व होता है, ये भी उसके पीछे रहते हैं स्टडी की रिपोर्ट को मैनिपुलेट करने में। अगर फिजिक्स, डॉक्टर विकास चौधरी ने बिल्कुल सही बात कही कि फिजिक्स के हिसाब से देखें, लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी है, लेकिन फिर चेंजेस जो ब्रेन के सेल्स में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है, जिसमें बच्चों में ओबेसिटी, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डिजिटल डिमेंशिया, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, और गर्भ में पल रहे बच्चों पे अगर असर हो रहा है, तो आप ये कह दें कि बिल्कुल सेफ है, ये उचित नहीं है। डॉक्टर चौधरी ने बात उठाई मोबाइल टावर की। मोबाइल टावर में उषा किरण बिल्डिंग की केस रिपोर्ट आपको याद होगी, मुंबई में 6ठे फ्लोर पे उषा किरण बिल्डिंग के बगल में मोबाइल टावर लगा हुआ था, उसकी छतरी उधर थी। पीक फ्रीक्वेंसी जिसमें मोबाइल का ट्रैफिक होता था, उस समय मोबाइल रेडिएशन ज्यादा, मोबाइल के रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव ज्यादा इमिट होती थी। एक ही फ्लोर पे 11 लोगों को ब्रेन ट्यूमर होता था, जो अनरिलेटेड, एक फैमिली के नहीं थे, एक एनवायरमेंट में नहीं थे, एक खाना नहीं खाते थे। एक ही चीज कॉमन थी कि पूरे 8 से 10 घंटे एक ऑफिस में एक फ्लोर पे काम करते थे, जिसके पैरेलल छत पे मोबाइल का टावर था। दूसरी बात, एनालॉग फोन, जब याद होगा आपने भी इस्तेमाल किया होगा, मैंने भी इस्तेमाल किया है, जिसमें बटन दबाने वाला फोन था, उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का इमिशन ज्यादा होता था। धीरे धीरे जैसे मोबाइल डिवाइस की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, रेडिएशन कम हुआ, फिर इसकी ग्रेडिंग आई कि कौन से कंपनी, कौन से मेकअप में जितना हाई एंड फोन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का एमिशन कम है। लेकिन 5G आने के बाद जो नॉर्मल 2G 3G 0.8 से लेकर 2.7 हर्ट्ज तक इमिट करता था रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, 5G अभी 80 हर्ट्ज तक इमिट कर रहा है। 80 हर्ट्ज, 80। ऑल्दो स्टडी कह रही है अप टू 80 हर्ट्ज भी ये सेफ है, लेकिन क्या 2.7 हर्ट्ज की स्टडी आपने 94 से उठाई और 80 हर्ट्ज को आप सेव कर रहे हैं, ये किस आधार पे हुआ? 5G के आए हुए कितने दिन हैं? इसलिए इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना है, जुडिशियस इस्तेमाल करना है। और IARC की रिपोर्ट 2011 की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ग्लायोमा का भी इंसिडेंस बढ़ा। ठीक है, स्टडी, लॉन्ग स्टडी में पाया गया नहीं बढ़ा, लेकिन एकॉस्टिक न्यूरोमा उसमें नहीं है, मेनिंजियोमा उसमें नहीं है, और पैरोटिड ट्यूमर, लार की ग्रंथि होती है कान के बगल में, जहां आप मोबाइल का फोन लगा के बात करते हैं, उसका नहीं। तो अभी भी रिकमेंडेड है रात को सोने समय, फिर क्यों कहते हैं वाईफाई का राउटर बंद कीजिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आपके सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करता है, ब्रेन वेव्स को डिस्टर्ब करता है। मोबाइल फोन के डाटा को ऑफ करें, हेड एंड से एटलीस्ट 1 मीटर की दूरी पे रखें। अगर नहीं था तो ये सारे प्रिकॉशंस, ये सारे वार्निंग साइन क्यों दिए गए, ये समझने की जरूरत है। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग सर। और इससे ऐसा लगता है कि किसी ठोस निष्कर्ष पर अभी भी नहीं पहुंचा जा सकता। इनफैक्ट जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी आपको बताया कि जो इस पे एक्सपर्ट्स के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो सहमत तो हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो सहमति नहीं जाहिर कर रहे हैं इस रिपोर्ट से, लेकिन किसी मुकम्मल ठोस तौर पर यह कह देना कि साहब अब बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, ब्लैक एंड वाइट रेखा बेक हो चुकी है, ऐसा नहीं है। अभी रिसर्चेस जारी रहेंगी, स्टडीज़ अभी और चाहिए। थोड़ा सा डॉक्टर विनीत, थोड़ा सा हमें और बताएं सर कि अपार्ट फ्रॉम कैंसर, कभी कभी क्या होता है कि हम सीधा जैसा सर ने कहा कि पेंडुलम के नज़रिए से देख लेते हैं कि साहब कैंसर है या नहीं है, उसी पर इसकी स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दूसरे प्रभावों को भी हम ले लेते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम कैंसर किस तरह के न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अगर ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है सर? जी, बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि साइंस इवॉल्व करती है, वी लर्न फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज एंड देन कंडक्ट मोर बेटर स्टडीज, क्या कहते हैं, एंड देन द समटाइम्स जो रिजल्ट्स सेकंड या फर्दर स्टडीज में आते हैं वो ड्रास्टिकली डिफरेंट होते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें एक ही चीज को हाईलाइट किया गया है, जैसा कि आपने अभी सुना
कि ग्लायोमा नहीं होता है, ग्लायोमा के साथ इसका इंसिडेंस नहीं पाया गया है। बट इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, जब से मोबाइल टावर लगने शुरू हुए हैं, हनी बीज़ की पॉपुलेशन फॉल कर गई है उन एरियाज़ के अंदर, है ना? तो आफ्टर ऑल अगर वो ऑर्गेनिज़म्स को इफ़ेक्ट करता है बिकॉज़ वो थोड़े छोटे क्या कहते हैं लिविंग बीइंग्स हैं, उनको जल्दी इफ़ेक्ट करता है, तो सिमिलरली ह्यूमन बीइंग्स में भी मोबाइल रेडिएशन का हर हर इंडिविजुअल पे डिफरेंट असर होता है। ये एक स्टडी कुछ साल पहले आई थी जिसमें बड़ा क्लियरली बताया गया था, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम कहते हैं। ये बहुत सारे लोगों को होता है और उनको इसमें देखा गया था कि जो लोग इस चीज़ को हाइपर सेंसिटिव हैं, उनको इरिटेबिलिटी, गुस्सा आना, स्लीप डिस्टर्ब होना ये ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर्ड टू नॉर्मल अदर लोगों से। सो हमें इसको एक आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए कि ग्लायोमा नहीं होता तो इसके बाकी के साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये है कि कमल्टेटिव डोज़ एक्चुअली देखा जाए जो रेडिएशन है, चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी की हो, हाई फ्रीक्वेंसी की हो, उसका जो कमल्टेटिव डोज़ यानी कि जितना ज़्यादा उसको एक्सपोज़र होता है, उसके इफेक्ट्स उतने ज़्यादा उभर के आते हैं। तो अगर हम कहें कि ये एक एक्स-रे या रेडिएशन थेरेपी में लागू होता है, तो ये बाकी चीज़ों में लागू नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते हम। डेफ़िनेटली उसका असर हमारे को नहीं दिखाई देता है। तो अगर आज 30 साल की स्टडी हुई है या 15 साल की स्टडी हुई है, वी स्टिल नीड टू सी कि इसका असर 60 साल पे जाके क्या होगा। हम लोगों का एक्सपोज़र मोबाइल फ़ोन का 10 साल का है सिर्फ़, ठीक है? पर हमारे बच्चों का जो एक्सपोज़र होगा वो 50 साल का होगा। तो उन पे क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा, ये हमें अभी देखना बाकी है। एंड मोबाइल फ़ोन या रेडिएशन जो है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में वेल प्रूवन है। ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म बढ़ जाता है, कुछ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टिमुलेट होता है जिसके कारण से भूख ज़्यादा लगती है। ये काफ़ी प्रूवन तथ्य हैं। तो सिर्फ जस्ट बिकॉज़ एक ग्लायोमा कैंसर नहीं हो रहा है इससे इसका मतलब कि ये हार्मलेस है, ऐसा कंक्लूड करना थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा और इतनी जल्दी हमारे को इस चीज़ पे नहीं आ जाना चाहिए कि ये बिल्कुल सेफ। एब्सोल्युटली। और जहाँ तक मुझे लगता है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो जिसका जिक्र भी किया 2011 की, जिसकी बार बार जिक्र की जाती है, जो ग्लायोमा के बारे में जिन्होंने पॉसिबल कार्सिनोजेनिक रिलेशन स्थापित करने की कोशिश की थी, उसका भी अभी इवैल्यूएशन जारी है। इनफैक्ट जो 2011 का जो असेसमेंट था उनका, वो दोबारा से मेरे ख्याल उसको री इवैल्यूएट किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर आई एम एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर तक ये रिपोर्ट आएगी और तब उस पर और हम थोड़ा सा और गहराई से जांच कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या है। इन द मीन वाइल डॉक्टर विकास चौधरी, ये कैंसर इससे होता है नहीं होता है या एक ग्लायोमा नहीं हो रहा है, लेकिन इन जनरल भी मोबाइल का जो एक्सपोजर है या जो उसमें रेडिएशन है या जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का हमारा बाकी जगह से या बाकी डिवाइसेस से जो हमारा एक्सपोजर है, उसमें किस तरह के हाइजीन होने चाहिए सर, वहां पर क्या एटिकेट्स हों? So Deepak ji, the main thing is that अपना time and distance should be there. Time should be very limited, distance should be maximum for anything. Even microwave भी हम use करें तो भी हमें that during once it is on we should be away from that. हमें दूर रहना चाहिए उसे उस वक्त के लिए। एंड बंद करने के बाद में भी नॉट इमीडिएटली हमें ओपन करना चाहिए क्योंकि अंदर वेब्स रहती हैं। एंड ऐसे ही फॉर एवरीथिंग इट इज़ लाइक दैट, टाइम डिस्टेंस मैनेजमेंट शुड बी देयर, तभी जाके हम लिमिट कर सकते हैं एवरीथिंग। अदरवाइज तो आप अनलिमिटेड किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स तो आने ही हैं और कुछ ना कुछ तो होना ही है। ग्लायोमा जैसे ये स्टडी है, ग्लायोमा तो एक टोटली डिफरेंट एंटाइटी है। सो दैट इज़ द डेडलीस्ट, वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्यूमर इन ब्रेन ट्यूमर। अगर उसके अलावा कुछ देखें तो देर आर लॉट्स ऑफ मोर थिंग्स जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं, वो सारे हैं, उनके ऊपर जब हम चर्चा करेंगे। एंड लेटर ऑन मोर एंड मोर स्टडीज़ विल कम विद वाइड स्प्रेड स्पेक्ट्रम के साथ में, नॉट ओनली लिमिटेड टू ओनली वन पर्टिकुलर डिसीज़। देन ही हम इसके ऊपर कंक्लूजन कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी बोलना है वो साइंटिफिक एविडेंस पे ही हमें वो बोलना है। तो टिल दैट टाइम विल कम, हमें हर चीज़ को एक नाप तोल के यूज़ करना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। एब्सोल्युटली। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पॉसिबल कार्सिनोजेंस हो सकते हैं या नहीं, इस पर ये बहस मुझे लगता नहीं कि इस स्टडी के आने के बाद इस पर कोई फुल स्टॉप लगेगा। इसकी
स्टडी की कुछ फाइंडिंग्स हैं जिस पर जानकार सहमति तो जाहिर करते हैं, लेकिन ये कह देना कि मोबाइल फ़ोन से आप पूरी तरह से शरीर आपका कैंसर मुक्त रहेगा, जितना मर्जी आप इस्तेमाल कर लीजिए, इस नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। इसलिए इसमें फर्दर स्टडीज चाहिए, फाइंडिंग्स चाहिए, एडिशनल रिसर्च चाहिए, ताकि क्लैरिटी आ पाए रिलेशनशिप बिटवीन मोबाइल फ़ोन यूज़ एंड कैंसर रिस्क। लेकिन फिलहाल इसी संदेश के साथ कि मोबाइल फ़ोन जो है आपका बहुत सारे रिस्क अभी भी लिए हुए है, इसलिए सोच समझकर और संयमित रूप से डिसिप्लिन तरीके से उसका इस्तेमाल करें, यही सलाह हम देगी कोशिश करेंगे तीनों मेहमानों से बातचीत के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास चौधरी वक्त निकालने के लिए, डॉक्टर विनीत सग्गर थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान कुमार सर आपका भी। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।